अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। हाँ जी, आज हम आपके लिए रांझना नॉवल की एपिसोड 6 लेकर हाज़िर हुए हैं। हम स्टार्ट करें, हम रिक्वेस्ट करेंगे उन लोगों से जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट एपिसोड के लिए 1.1 के सब्सक्राइबर, 250 लाइक और 150 कमेंट करें। नूरुलैन घर पहुंची तो एक महाज इसका इंतज़ार कर रहा था। खाला और ज़ुबूर इसे शॉपिंग पर ले जाने के लिए आ रही थी। अम्मी, मैं नहीं जा सकती शॉपिंग पर, मैं बहुत थकी हुई हूँ और आज मुझे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जाना है। जाने से पहले मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। चाय पीते हुए इसने थके हुए अंदाज में कहा। अब कौन सी कॉन्फ्रेंस है? इन्होंने अपनी चाय का कप टेबल पर रखते हुए नाराज़गी से पूछा। है अम्मी, इसने कहा और अपने बाएं हाथ से अपने सर को दबाने लगी। अबिया, सर में दर्द हो रहा है? किरण, जो इसके पास बैठी थी, इसके सर पर हाथ रख कर प्यार से पूछने लगी। हाँ, सोच सोच कर टेंशन से। इसने किरण की तरफ झुककर इसके कान में आहिस्ता से कहा। ऐसा क्या सोच रही हैं आप? किरण ने भी सरगोशी में पूछा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में, इसने कहा। कहाँ पर है ये और किसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है? वो दोनों बहनें आपस में सरगोशियों में बातें कर रही थी और इनसे कुछ दूरी पर बैठी इनकी माँ छोटी आंखें की अपनी बेटियों को देख रही थी, जो सिरे से अपनी माँ को नज़रअंदाज करती एक दूसरे से न जाने क्या राज़ो नियाज कर रही थी। नवाब सुल्तान साहब की, नूरुलैन ने कहा तो किरण की आंखें हैरत से खुलीं। क्या? नवाब सुल्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस है? आप वहाँ जाएंगी? हैरत से इसकी आवाज़ थोड़ी तेज़ हुई। किसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाओगी? मुज़ना बेगम सुन चुकी थी, इसलिए जल्दी से पूछा। वो अम्मी, नवाब सुल्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वहाँ पर जाना है। नूरुलैन ने इनके चौंकने पर अपनी चाय ख़त्म करते कप को टेबल पर रखते हुए कहा। कोई ज़रूरत नहीं है, इन्होंने घबराकर कहा। अम्मी? नूरुलैन ने हैरत से इन्हें देखा। क्या अम्मी? कोई ज़रूरत नहीं है इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने की, और बहुत लोग हैं जाने के लिए। इन्होंने जैसे फ़ैसला सुनाया और लोग भी जा रहे हैं, लेकिन साथ में मैं भी जा रही हूँ। वो इसकी परेशानी समझ रही थी, इसलिए इन्हें बताकर इन्हें रिलैक्स करना चाहा। और लोग जा रहे हैं तो फिर तुम्हें जाने की क्या ज़रूरत है? इन्होंने नुक्ता उठाया। क्योंकि हमारे न्यूज़ चैनल के ऑनर और एडिटर चाहते हैं कि सुल्तान का सुल्तान के इंटरव्यू को मैं कवर करूं और मैं इससे सवाल पूछूं। इसने वजह बताई। क्यों? औरों के मुंह में ज़बान नहीं है, या इन्हें बोलना नहीं आता, या फिर तुम किसी और ज़बान में इससे सवाल करोगी? इन्होंने एक के बाद एक सवाल करते हुए इसे लाजवाब किया। इसने गहरा सांस भर के सोफे की पुश्त से टेक लगाकर अपने दाएं जानिब बैठी किरण को मदद तलब नज़रों से देखा, जो इसके देखने पर कंधे उचका गई, जैसे कह रही हो, मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? अम्मी, प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मेरा वहाँ जाना ज़रूरी है। किरण से नज़रें हटाकर इसने अपनी माँ को देखते हुए कहा। मैं मना कर चुकी हूँ ना, तुम नहीं जाओगी मतलब नहीं जाओगी, इन्होंने हतमी अंदाज में कहा। अम्मी, बस कह दिया ना, अब जाकर तुम अपने कमरे में कुछ देर आराम करो, फिर शावर लेकर तैयार हो जाना। आपा और ज़ुबूर आते ही होंगे तुम्हें शॉपिंग के लिए ले जाने। अरसल भी ऑफिस से शॉपिंग सेंटर पहुंच जाएगा। इन्होंने अपना दायां हाथ उठाकर इसको कुछ भी कहने से बाज रखते हुए अपनी बात कही। एक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप लोग सब कुछ अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं। पहले कम उम्र में
मेरा रिश्ता तय कर दिया। मैं कुछ नहीं बोली। अब बिना मुझे बताए, बिना मुझसे पूछे मेरी एंगेजमेंट कर रहे हैं। मैं अब भी कुछ नहीं बोली। मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ तो आप लोग इस बात का फ़ायदा उठा रहे हैं। ऐसे थोड़ी होता है। इसने थोड़ी नाराज़गी से कहा। अगर तुम्हारे पास घर वालों के लिए वक्त हो तो घर वाले तुम्हें बताएं भी। तुम तो हर वक्त अपने काम में बिजी रहती हो। और एक बात, पहले तो तुमने इस रिश्ते पर कभी नुक्ता नहीं उठाया, अब क्या बात हो गई है? इन्होंने खोजती नज़रों से इसे देखा। अल्लाह से तौबा करें अम्मी, कोई बात नहीं हुई। अपनी माँ की खोजती नज़रों से वो एकदम सीधी होकर बैठी। तो फिर क्या परेशानी है एंगेजमेंट से? अरसल जैसे लड़का चिराग लेकर भी ढूंढूं तो नहीं मिलेगा। इन्होंने कहा। चिराग लेकर ढूंढने की ज़रूरत ही क्या है अम्मी? अरसल भाई तो ऐसे ही नज़र आ गए थे, किरण ने हंसते हुए कहा। तो इन्होंने इसे घूर कर देखा। देखिए अम्मी, मैं पहले भी आपके इस करदा रिश्ते पर राज़ी थी और आज भी हूँ। मुझे कोई मसला नहीं है। मसला मुझे ये है कि एक तो आप इतनी जल्दी एंगेजमेंट कर रहे हैं, इस पर आपने मुझसे राय लेना भी ज़रूरी नहीं समझा। और अब जब मैं थोड़ा बिज़ी हूँ तो आप मुझे ज़बरदस्ती शॉपिंग पर जाने के लिए कह रहे हैं। मैं पूछती हूँ इसकी ज़रूरत ही क्या है? जब एंगेजमेंट आपकी मर्ज़ी से हो रही है तो शॉपिंग भी आप लोग अपनी मर्ज़ी से कर लें। इसके लिए मुझे क्यों तकलीफ़ दे रही हैं? नूरुलैन ने नाराज़ से लहजे में कहा। ये देखो, जर्नलिस्ट बन के इसकी ज़बान कंधे पर आ गई है। इसकी बात पर मुज़ना बेगम ने सर को पकड़ते हुए कहा। अम्मी, इनकी इस हरकत पे नूरे और किरण ने एक साथ अम्मी को लंबा खींचते हुए कहा। इन्हें अपनी माँ का ये इमोशनल टॉर्चर एक आंख नहीं भाता था। क्या हो गया है भाई? हॉल में दाखिल होते अफरीदी साहब ने तीनों को देखते हुए कहा। अल्लाह का शुक्र है अब्बू, आप आ गए। नूरलैन उठकर एकदम इनके पास जाकर इनके गले लग गई। बाप की चमची। मुज़ना बेगम ज़ेरे लब बड़बड़ाई। आ गया हूँ, लेकिन ये बताएं क्या हुआ है? आप परेशान लग रही हैं मुझे। प्यार से इसे खुद से लगाते हुए उन्होंने इसका चेहरा देखकर कहा। जी परेशान हूँ, लेकिन खुद नहीं हूँ। आपकी बेगम कर रही हैं। इनके हाथ से ब्रीफकेस लेकर साइड में रखते हुए इन्हें सोफे पर बैठाकर खुद इनके पास बैठकर इनके बाजू में अपने बाजू डालकर इनके कंधे से लगते हुए इसने शिकायत की। क्या हुआ मुज़ना, क्यों परेशान कर रही हैं आप मेरी लाडली को? इन्होंने टाई की नॉट ढीली करते हुए अपनी बेगम से पूछा, जो अब दोनों बाप बेटी को खामोश नज़रों से देख रही थी। दुनिया में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो आपकी लाडली को परेशान कर सके। अलबत्ता ये सबको परेशान कर देती है। इन्होंने सर को झटकते हुए कहा। कोई मुझे बात बताएगा, क्या हुआ है? किरण, आप बताएं बेटा, इन्होंने किरण से पूछा। अबू, आज खाला और ज़ुबूर अपिया को एंगेजमेंट की शॉपिंग के लिए ले जाने के लिए आ रही हैं और अपिया को आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जाना है। अम्मी कह रही हैं कि वो शॉपिंग पर जाएं और अपिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना चाहती हैं। किरण ने मुख्तसर लफ्ज़ों में सारी बात बताई। नवाब सुल्तान फ़तेह की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, पूरी बात बताओ अपने अब्बू को। इन्होंने किरण को घूरते हुए कहा। इनके कहने पर वो खिजल सी हो गई। तो क्या हुआ? इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि किसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है? ये मेरी बेटी का काम है और वो अपना काम करने जा रही है। आफरीदी साहब ने बात को समझते हुए कहा। मेरी बात समझने की कोशिश करें। मेरा दिल नहीं मानता कि ये इस शख्स से मिले भी। पता नहीं क्यों अजीब लगता है मुझे। डर लगने लगता है जब से इसने
इसके खिलाफ बात की है। मुज़रा बेगम ने अपने दिल के डर को ज़बान दी। इनके मिलने वाली बात पर नूरलैन और किरण ने बैक वक्त एक दूसरे को देखा। कुछ नहीं होता मुज़ना, बच्ची को मत डराओ। जाएं बेटा, आप अपनी कॉन्फ्रेंस की तैयारी करें। एंगेजमेंट की शॉपिंग तो होती रहेगी। इन्होंने प्यार से इसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, थैंक यू अब्बू, थैंक यू सो मच। आप दुनिया के सबसे अच्छे अब्बू हैं। इनके गाल को चूम कर नूरलैन ने मोहब्बत से कहा, और आप दुनिया की सबसे अच्छी बेटी। इन्होंने भी प्यार से इसके माथे को चूमते हुए कहा, और मैं दुनिया की सबसे बुरी माँ, है ना। इन्होंने बाप बेटी के प्यार को देखते हुए जलकर कहा, अब मैं कुछ बोलूँगी तो बवाल हो जाएगा। शरारत से कहती वो आफरीदी साहब के पास से उठी और अपने कमरे में जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ चल दी। फिर एकदम पलटकर मुज़रा बेगम के पीछे से इनके गले में बाहें डालकर इनके गाल को चूमा। आप दुनिया की सबसे अच्छी अम्मी हैं, सच्ची। प्यार से कहती वो इनसे अलग हुई और सीढ़ियों की तरफ चल दी। अब्बू, आपके लिए चाय बना कर लाऊं? नूरलैन के जाते ही किरण ने पूछा। जी मेरी जान, लेकिन पहले इधर आए मेरे पास। इन्होंने प्यार से अपना एक बाजू फैलाकर किरण को अपनी जगह से बाजू फैलाया तो किरण अपनी जगह से उठकर इनके बाजू में जा समाई। आपके बार एग्ज़ाम का रिज़ल्ट कब आ रहा है? प्यार से किरण को खुद से लगाते हुए इन्होंने पूछा। नेक्स्ट वीक आ जाएगा अब्बू, आप दुआ करें मेरे मार्क्स बहुत अच्छे हों, फिर इंशाल्लाह दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस के लिए अप्लाई करूँगी। किरण ने कहा, अल्लाह आपको कामयाब करे। प्यार से उसका माथा चूम कर इन्होंने कहा, अबू, जब तक मैं चाय बनाती हूँ तब तक आप चेंज कर लें। इनसे कहती वो इनके पास से उठकर किचन की तरफ चल दी। चलें बेगम, मेरे कपड़े निकाल दें। किरण के जाने के बाद इन्होंने सामने बैठी मुज़रा बेगम से कहा, आ गई मेरी याद, हो गया एहसास कि मैं भी हूँ। इन्होंने अपनी जगह से उठते हुए इनके पास आते हुए कहा, आप मुझे भूलती कब हैं? आफरीदी साहब ने उठकर इनके कंधे पर हाथ रखकर इन्हें खुद से लगाते हुए कहा, उफ़, कॉलेज के टाइम से आपका ये डायलॉग सुन रही हूँ, आज तक आपका डायलॉग नहीं बदला। इन्होंने अपने कमरे की तरफ जाते हुए हंसकर कहा, बेगम भी तो नहीं बदली। आफरीदी साहब ने शरारत से कहा, ये आप लिखा गया। आफरीदी साहब ने शरारत से कहा तो वो इन्हें घूर कर रह गई। कसम से 25 साल हो गए हैं आपको इस तरह मुझे घूरते हुए, और इन 25 सालों में मैं आपकी इस घूरी का आदी नहीं हुआ, बल्कि हर बार आपकी घूरी से डर जाता हूँ। आफरीदी साहब ने बड़े मासूमाना अंदाज में कहा, सुधर जाएं आफरीदी साहब, जवान बच्चियों के बाप हैं आप। कमरे में दाखिल होते हुए इन्होंने हंसकर कहा। इनकी बात पर वो भी हंस पड़े। ये लीजिए आपके कपड़े, आप इतने शावर लेकर आएँ, तब तक मैं आप ही को फ़ोन करके मना कर देती हूँ कि आज नूरे शॉपिंग के लिए नहीं जा सकती। इन्होंने आफरीदी साहब के कपड़े निकाल कर अपने फ़ोन उठाते हुए कहा, इन्हें घर आने दो, यहाँ आकर बात हो जाएगी। इस तरह मना करना अच्छा नहीं लगेगा। आफरीदी साहब ने वॉशरूम में जाते हुए कहा, जी आप ठीक कह रहे हैं, हो सकता है आप ही यहाँ आने के लिए निकल गई हों। इन्होंने फ़ोन रखते हुए कहा और वहीं बैठकर आफरीदी साहब के आने का इंतज़ार करने लगी। 7 बजने वाले थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली थी। तमाम न्यूज़ चैनल और न्यूज़ एजेंसी और ऑडिटोरियम में मौजूद नवाब सुल्तान फतेह जंग खां का इंतज़ार कर रहे थे। सारे कैमरामैन रेडी थे। सारे जर्नलिस्ट अपने हाथ में पूछे जाने वाले सवालों की लिस्ट लिए
तैयार बैठे थे। सामने मौजूद स्टेज पर सबके चैनल के माइक रखे हुए थे। माहौल एकदम शांत था। सबकी नज़रें सामने मौजूद स्टेज पर जमी हुई थी कि तभी एक तरफ से दरवाज़ा खुला और सुल्तान फतेह जंग खां हथियारों से लैस अपने गार्ड के साथ दरवाजे लेस अपने गार्ड के और सुल्तान फतेह जंग खां हथियारों से लैस अपने गार्ड से घिरा हुआ स्टेज तक आया। इसके स्टेज पर आते ही सब लोग अपनी कुर्सियों से उठकर खड़े हो गए। इसने भी बैठने से पहले सबको हाथ के इशारे से ग्रीट किया और फिर सबको बैठने का इशारा करके खुद भी अपनी कुर्सी पर बैठ गया। सबके बैठते ही इसने इधर उधर नज़रें दौड़ाई। इसकी नज़र जिसे ढूंढ रही थी वो इसे नज़र नहीं आ रही थी। मुसाफिर दिन नहीं आई, इसने दिल में सोचा और फिर अपने बराबर में खड़े रिबाल से कुछ कहा। इसके कुछ कहने पर इसने सर को खम दिया। इंटरव्यू शुरू करें सर, एक चैनल के जर्नलिस्ट ने उठकर पूछा। सभी के सभी सुल्तान के इंटरव्यू के लिए एक्साइटेड थे। इसका इंटरव्यू लेना मतलब चैनल की टीआरपी बढ़ाना था और हर चैनल अपनी टीआरपी को इसके इंटरव्यू से रैंक कराना चाहता था। आप लोग इंटरव्यू शुरू करें। इससे पहले हम कुछ चीज़ें आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये बातें आप सबको पता हों, क्योंकि वो कह रहा था जब इससे सामने से नूरलैन आती नज़र आई। वाइट कलर की शर्ट, बेल बॉटम की जीन्स पहने, ऊपर रेड कलर का ज़ारा का कोट डाले, अपने ब्राउन बालों को ब्लो ड्राई किए इसी तरह अपनी पुश्त पर फैलाए, वो रेड कलर की हील्स में ठक ठक करती पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आ रही थी। मुसाफिर का ड्रेस सेंस कमाल है। सुल्तान ने दिल ही दिल में इसके ड्रेस सेंस को सराहा। पहली मुलाकात में इसने ब्लैक कलर की पावर ड्रेसिंग की हुई थी और आज रेड। इसको आता देखकर सुल्तान के होठों पर तबस्सुम बिखरा। कुछ कह रहे हैं सर आप? एक जर्नलिस्ट ने इसके एकदम खामोश होने पर कहा। सुल्तान ने इसकी बात को नहीं सुना, ये शायद सुनकर अनसुना कर दिया। नूरलैन आकर तीसरी रो की खाली सीट पर बैठ गई। नवाब साहब, आप कुछ कह रहे थे, एक सीनियर जर्नलिस्ट ने कहा। जी, हम कह रहे थे कि कुछ बातें हैं जो आप सब लोगों को पता होनी चाहिए। आप सब लोग मीडिया पर्सन हैं। कोई अखबार में लिखता है तो कोई चैनल पर एंकरिंग करता है तो कोई शो होस्ट करता है। इसने शो होस्ट वाली बात नूरलैन को देखते हुए कही। वो जो खामोशी से इसे सुन रही थी, इसकी इस बात पर इसकी भवें तनी। लेकिन जब आप लिखते हैं, जब आप एंकरिंग करते हैं, जब आप शो होस्ट करते हैं और इन सब में जब आप किसी एक शख्स के बारे में बात करते हैं, तो सच में कितना झूठ और झूठ में कितना सच मिलाते हैं, ये आप लोगों को खुद नहीं पता होता। सुल्तान ने कहा तो सारे जर्नलिस्ट मुंह खोले एक दूसरे को देखने लगे। वो वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन लोगों को ही बेनकाब कर रहा था। सर, आप कहना क्या चाहते हैं? एक जर्नलिस्ट ने कहा। आप लोगों को पता होगा, अभी कुछ दिन पहले हमारे बारे में न्यूज़पेपर में एक खबर छपी थी और साथ ही साथ चैनल पर भी खबर आई थी कि हम एक ज़मीन ले रहे हैं। बकौल कुछ जर्नलिस्ट के हम गरीबों की ज़मीन छीन रहे हैं, गरीबों को घर से बेघर कर रहे हैं। सुल्तान ने अपनी बात कहनी शुरू की। बात करते हुए इसकी एक नज़र नूरलैन पर थी। नूरलैन भी इसकी नज़रों से नज़रें मिलाए इसे सुन रही थी।
यस सर, हमने ऐसा सुना है, लेकिन क्या ये सच है? एक जर्नलिस्ट ने पूछा। सच है, लेकिन अधूरा सच। और हम मानते हैं कि अधूरा सच पूरे झूठ से ज़्यादा खतरनाक होता है। सुल्तान ने नूरलैन की आंखों में देखकर फिर वही बात की। तो फिर पूरा सच क्या है सर? पूरा सच ये है कि जहाँ पर वो लोग रहते हैं वो इंडस्ट्रियल एरिया है। वहाँ पर मकान अनऑथराइज्ड बने हुए हैं। आज नहीं तो कल गवर्नमेंट इनको वहाँ से हटा देगी और तब इन्हें फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। लेकिन हम इन्हें एक अच्छी खासी कीमत देकर वहाँ से हटा रहे हैं। लेकिन इस बात को कुछ लोगों ने गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया है, जिससे हमारी रेपुटेशन पर फ़र्क पड़ा है। हम इन लोगों को वहाँ से हटा रहे हैं, इसमें इन्हीं का फ़ायदा है, हमारा नहीं। सुल्तान की नज़र अब भी नूरलैंड पर थी। बाकी किसी ने तो नहीं, लेकिन दूसरी रो में बैठे फैज़ान और इब्तिशाम ने इस बात को बड़ी गौर से नोट किया था। तुम पीछे जाकर नूरलैंड के पास बैठो और जैसा कहा था वैसा करो, फैज़ान ने इब्तिशाम के कान में आहिस्ता से कहा। तो वो अपनी कुर्सी से उठकर पीछे रो में नूरलैंड के पास आकर बैठ गई। तुम लेट क्यों हो गई? इसके पास बैठते हुए इसने पूछा। ट्रैफिक, नूरलैंड ने इसे बिना देखे जवाब दिया। इसकी नज़र तो अभी तक सुल्तान की नज़रों में उलझी हुई थी। इसने कहा और सामने देखने लगी। तो सर, आप इन लोगों को अच्छी खासी कीमत देकर वहाँ से हटाना चाह रहे हैं ताकि वो लोग कहीं और अपना बसेरा कर लें, और इन लोगों को वहाँ से हटाकर वहाँ आप अपनी मिलें बना लें। सवाल किया गया। जी बिल्कुल, हम यही चाहते हैं। सुल्तान ने अब की बार एक जताने वाली नज़र नूरलैंड पर डालकर इस जर्नलिस्ट की तरफ देखते हुए कहा, ये तो अच्छा कदम है सर। इन्होंने तारीफ़ की। सुल्तान की तारीफ़ पर मुस्कुराया, जबकि नूरलैंड अभी भी भवे ताने एक टक से देख रही थी। वो सियाह रंग के टू पीस में बालों को जेल से सेट किए, अपनी भूरी आँखों में संजीदगी के तासुरात लिए तने हुए तीखे नक्श के साथ हद से ज़्यादा प्यारा लग रहा था। वो मुसलसल इसे देख रही थी। इसकी तेज़ तीखी नज़र सुल्तान बखूबी अपने ऊपर महसूस कर सकता था। चलें सर, ये तो क्लियर हो गया कि अब हम आपसे कुछ चलें सर, ये तो क्लियर हो गया, अब हम आपसे कुछ सवाल करें, नूरलैंड ने पूछा। इसकी आवाज़ पर सुल्तान ने फिर इसे देखा और आगे बैठे जर्नलिस्ट ने भी। श्योर, सुल्तान ने कहा। सर, ये पर्सनल सवाल है। हम सब जानते हैं कि आप नवाब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। हमने सुना है जब जायदाद में कुछ चीज़ों का बंटवारा हुआ था तब आपने पैसे, जायदाद की जगह पावर, बिजनेस को चुना था। ऐसा क्यों किया था? इसके पीछे आपका क्या पर्सपेक्टिव था? आप एक्सप्लेन करेंगे? नूरलैंड ने पूछा। इसके इस सवाल पर सुल्तान के चेहरे का रंग बदला था। इसे इस सवाल की कतई उम्मीद नहीं थी। ये लड़की इसकी ज़ातियात में दखल दे रही थी। वो मुस्कुराया और मुस्कुराकर बड़े ठोस, गंभीर और संजीदा लहजे में गोया हुआ। हमने पैसे की जगह पावर को चुना, जबकि दुनिया में बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वो पावर की जगह पैसे को चुनते हैं। पैसा मिट्टी से बने मकानों की तरह होता है जो 10-20 साल में कमज़ोर पड़ने लगता है, और पावर पत्थरों से बनी वो इमारत होती है जो सदियों तक खड़ी रहती है। हमें पैसे और पावर में बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आता है जो शायद हर किसी को नज़र नहीं आ सकता,
ये सच है कि पैसे से पावर खरीदी जा सकती है, लेकिन वो पावर जब तक आपके पास रहती है, जब तक आपके पास पैसा रहता है। लेकिन पावर एक ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होती, बल्कि इसका सही इस्तेमाल से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इसीलिए हमने पावर को चुना और आज पावर हमारे पास फतेह ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की सूरत में है, जिसके हम सीईओ हैं। पावर के आगे पैसा चुनने वाले की हमारी नज़र में कोई इज़्ज़त नहीं। सुल्तान बड़े संजीदा अंदाज में कह रहा था और वहाँ मौजूद सभी जर्नलिस्ट इसकी बात को बड़ी गौर से सुन रहे थे। हमें उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। सुल्तान ने बमुश्किल अपने होठों पर मुस्कुराहट सजाकर कहा, वरना इसका दिल चाह रहा था कि इस लड़की के पास जाकर इससे पूछे कि इसे इसकी ज़ातियात में क्या दिलचस्पी है और इससे सवाल करे कि इसे ये सब कैसे पता। जी मिल गया, नूरुल्लाह ने कहा और अपनी सीट से टेक लगाकर बैठ गई। इसके बाद कई जर्नलिस्ट ने इससे सवाल किया, जिसमें कंपनी के फ्यूचर को लेकर इसकी क्या स्ट्रैटेजी है, वो आगे अपनी कंपनी को कहाँ देखता है। ऐसे कई सवाल थे जिनका वो प्रोफेशनल अंदाज में जवाब दे रहा था। नूरुल्लाह की पूरी तवज्जो इसके इंटरव्यू पर थी। इसने भी बिजनेस से जुड़े कई सवाल इससे पूछे थे, जिनका जवाब इसने इसी के अंदाज में दिया था। नूरुल्लाह अपने काम में इतनी बिजी थी कि इसे एहसास भी नहीं हुआ कि इब्तिशाम ने बड़ी चालाकी से इसके हैंडबैग को खोलकर इसकी गाड़ी की चाबी निकाल ली थी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करीब 2.5 घंटे चली थी। इस वक्त 9:30 बज रहे थे जब आखिरी सवाल का जवाब देकर सुल्तान अपनी कुर्सी से उठा और सबको ग्रीट करके इसी दरवाजे से चला गया जहां से वो आया था। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव चल रही थी। कितने ही लोगों ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा था और इन देखने वालों में सुल्तान के अपने भी थे और दुश्मन भी, जो इसके जवाबों पर इस टाइम कांटों पर लौट रहे थे। तुम्हें गुरूर किस बात का है सुल्तान? क्या है तुम्हारे पास ऐसा जो मेरे पास नहीं? टीवी बंद करके शख्स ने जहर खुंद लहजे में सोचा। बहुत दिन हो गए हैं तुमसे मुलाकात किए हुए, जल्द मुलाकात करनी पड़ेगी, खुद से कहते हुए वह मकरू हंसी हंसा था। इसके जाने के बाद सभी जर्नलिस्ट और मीडिया पर्सन भी जाने लगे। वैसे यार पर्सनैलिटी है सुल्तान साहब की, इब्तिशाम ने फैज़ान से कहा। हाँ है तो सही, और क्यों नहीं होगी, नवाब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, नवाबी खून है रगों में, फैज़ान ने हंसते हुए कहा। वो दोनों सुल्तान की शान में कसीदे पढ़ रहे थे और इसकी तारीफ़ पर नूरुल्लाह का हलक तक कड़वा हो रहा था। अगर तारीफ़ हो गई हो तो चलें। इसने इन पेपर्स को जिन पर इसने सुल्तान के जवाब लिखे थे इन्हें फोल्ड करके हैंडबैग में रखते हुए कहा। हाँ चलो, फैज़ान ने कहा। वहाँ से लगभग सभी लोग जा चुके थे। नूरुल्लाह ने हैंडबैग संभाला और बाहर की तरफ चल दी। वो दोनों भी इसके पीछे पीछे चल दिए। दोनों के होठों पर शैतानी मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। चलते हुए वो लोग पार्किंग एरिया की तरफ आए। तुम लोग कैसे जाओगे? नूरुल्लाह ने अपनी गाड़ी की तरफ जाते हुए कहा। मैं तो फैज़ान के साथ आई थी, इसी के साथ जाऊंगी। अलबत्ता तुम अपनी गाड़ी से जाओगी। इब्तिशाम ने इसे अपनी गाड़ी की तरफ जाते देखकर कहा। हाँ, इसने हंसकर जवाब दिया और अपना हैंडबैग खोलकर इसमें से चाबी ढूंढने लगी। कुछ देर इसने टटोलते हुए अपनी चाबी को ढूंढा। चाबी कहाँ गई? इसने हैंडबैग से सामान निकालकर गाड़ी के बोनट पर रखते हुए पूरा हैंडबैग टटोल लिया, लेकिन इसे इसकी गाड़ी की चाबी नहीं मिली। फैज़ान और इब्तिशाम ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। मैंने तो हैंडबैग में ही रखी थी, खुद से कहते हुए इसने हैंडबैग के अंदर की
जेबें टटोलनी शुरू की, लेकिन चाबी वहाँ भी नहीं मिली। अल्लाह, मैंने तो यहीं रखी थी। वो परेशान हुई। फिर सारा सामान दोबारा बैग में डालकर इसने अपनी जीन्स और अपने कोट की जेब में ढूंढना शुरू किया, लेकिन इसे चाबी वहाँ भी नहीं मिली। क्या हुआ, परेशान लग रही हो? इब्तिसाम ने इसके पास आकर पूछा। हाँ, पता नहीं, मेरी गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही, जबकि मैंने अपने हैंडबैग में ही रखी थी, नूरलैन ने कहा। तुमने सही से ढूंढा? इसने पास आकर पूछा। हाँ, सही से ढूंढा, इसने कहा। कहीं अंदर तो नहीं रह गई? इब्तिसाम ने कहा। अंदर कैसे रह सकती है, नूरलैन ने जवाब दिया। अरे, जब तुम ये पेपर्स अपने हैंडबैग में रख रही थी तब शायद गिर गई हो, इब्तिसाम ने कहा। होना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं जाकर देख लेती हूँ। अपने हैंडबैग की चैन को बंद करते हुए वो पलटकर ऑडिटोरियम की तरफ चल दी। तुमने कहाँ फेंकी थी इसकी चाबी? फैज़ान ने एकदम इसके पास आकर पूछा। पता नहीं, मैंने तो ऐसे ही फेंक दी थी। कहाँ गई इसका मुझे नहीं पता, इसने कंधे उचकाते हुए कहा। चलो, जब तक वो ढूंढेगी तब तक मुझे उम्मीद है ऑडिटोरियम की लाइट बंद हो जाएगी, फैज़ान ने सीने पर हाथ बांधते हुए कहा। सीने पर हाथ बांधकर वहां जाती हुई नूरलैन को देखकर कहा। चलेंगे हम चलेंगे या रुकेंगे? इसने हम चलेंगे या रुकेंगे? इसने पूछा। यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन बाहर जाकर खड़े हो जाएंगे, फैज़ान ने कहा। तो चलें, इब्तिसाम ने कहा। हाँ चलो, इसने कहा और इसे लेकर गाड़ी की तरफ चल दिया। कुछ ही देर में वो दोनों वहाँ से बाहर निकल गए। बाहर निकलकर इन्होंने अपनी गाड़ी ऐसी जगह खड़ी की कि इन्हें वहाँ से अंदर का सब नज़र आ रहा था, क्योंकि ऑडिटोरियम ग्राउंड फ्लोर पर राइट साइड में बना हुआ था और बाहर से वो हिस्सा साफ नज़र आ रहा था। नूरलैन अंदर इस जगह गई जहाँ पर वो बैठी थी। वहाँ जाकर इसने अपनी चाबी ढूंढी। इसे चाबी वहाँ नहीं मिली, यहाँ पर भी नहीं है। अगर चाबी नहीं मिली तो मैं कैसे जाऊंगी? इसने परेशानी से अपने सर को थामते हुए सोचा और वहीं कुर्सी पर बैठ गई। अल्लाह, कहाँ ढूंढूं? मुझे याद है, मैंने अपनी चाबी बैग में ही रखी थी, इसने अपने बालों को मुट्ठी में जकड़ते हुए सोचा। इस वक्त तो वाकई बहुत परेशान हो गई थी। एक तो इसकी चाबी नहीं मिल रही थी, दूसरा रात गहरी होती चली जा रही थी। कहाँ ढूंढूं? नीचे तो नहीं गिर गई? सोचते हुए वो कुर्सी से उतरकर घुटनों के बल नीचे बैठी और झुककर इधर उधर देखने लगी। एक साइड से कुछ नजर नहीं आया। फिर इसी तरह दूसरी साइड झुककर इसने देखा। दूर एक जगह इसे अपनी चाबी पड़ी हुई नजर आई। अपनी चाबी देखकर इसकी जान में जान आई। वो उठ रही थी कि अचानक ही लाइट बंद हो गई, और जैसे ही लाइट बंद हुई नूरलैन के दिल खराश चीख बरामद हुई। लाइट खोलो, कोई है? प्लीज़ लाइट खोलो। इसने घबराहट में चीखते हुए उठने की कोशिश की, लेकिन खौफ से इसके हाथ पैर लरजने लगे और ऑडिटोरियम इतना बड़ा था कि बाहर जलती लाइट की रोशनी वहां तक नहीं जा रही थी। प्लीज़ लाइट खोलो, मेरा दम घुट रहा है। इसने लड़खड़ाते कदमों से उठने की कोशिश करते हुए कहा। इसका पूरा वजूद लम्हे भर में ज़लज़ले की जद में आया था। वजूद पल भर में पसीने पसीने हुआ था। अम्मी, अब्बू, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालें। कोई है? प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालो, मुझे घबराहट हो रही है, मेरा दम घुट रहा है। वो रोती हुई चिल्ला रही थी और कँपाते वजूद के साथ उठकर चलने की कोशिश में वो 2 बार लड़खड़ाकर गिरी थी। प्लीज़ कोई है, मुझे बचाओ। गिरते हुए चेयर का हैंडल पूरी कुव्वत से इसकी कोहनी में लगा था। दर्द की एक लहर इसके पूरे वजूद
से होकर गुजरी थी, लेकिन यह दर्द इसकी घबराहट से ज़्यादा ख़तरनाक नहीं था। प्लीज़ कोई है, लाइट खोलो, मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ कोई तो मेरी बात सुनो। वो हिम्मत करके उठी, अंधेरे में अपने हाथ से टटोलती हुई आगे की तरफ बढ़ रही थी। प्लीज़ कोई है, सुनो मेरी बात, लाइट खोलो, मुझे यहाँ से निकालो। घबराहट में वो एक बार फिर गिरी। बिल्डिंग ऑलमोस्ट खाली हो चुकी थी, सभी लोग वहाँ से जा चुके थे, बस वॉचमैन था जो गेट की तरफ जा रहा था कि तभी इसे किसी की चीखने की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, इसने सोचा और इधर उधर देखा। ध्यान से सुनने पर इसे एहसास हुआ कि ये आवाज़ ऑडिटोरियम से आ रही है। वो घबराकर तेज़ी से आगे बढ़ा कि तभी इसे सुल्तान अपने गार्ड के साथ अंदर से निकलता हुआ नजर आया। क्या हुआ, इस तरह कहाँ जा रहे हो? रिबाल ने इसे इस तरह बदहवास एक तरफ जाते देखकर कहा। सर, मुझे किसी के चीखने की आवाज़ आई थी, इसने घबरा कर कहा। कहाँ से? रिबाल ने पूछा। ऑडिटोरियम से। इसने अभी कहा ही था कि फिर इन्हें किसी के चीखने और रोने की आवाज़ सुनाई दी। इस आवाज़ पर वो सभी इस सिमत भागे। जैसे ही वो ऑडिटोरियम के करीब गए, चीखों और रोने की आवाज़ें और बुलंद हुईं। कोई है, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे डर लग रहा है, मुझे घबराहट हो रही है, प्लीज़ समबडी हेल्प मी। मिस आफरीदी, नूरुलैन की आवाज़ सुनकर सुल्तान ज़ेरे लब बड़बड़ाया और तेज़ी से भागता हुआ ऑडिटोरियम के गेट तक पहुंचा। स्लाइडिंग डोर ओपन करके वो अंदर गया। अंदर आते ही इसे नूरुलैन की दर्द में डूबी चीखें सुनाई देने लगी। मुझे बचाओ, मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ कोई है, मुझे बचाओ, वो रोती हुई कह रही थी। मिस आफरीदी, सुल्तान ने अपना फ़ोन निकालकर फ़ोन की टॉर्च ऑन करके इधर उधर इसे देखा। सर, जाकर यहाँ की लाइट ऑन करो, सुल्तान ने तेज़ आवाज़ में कहा। ओके सर। वो सब इसके हुक्म पर वहाँ से पलटे। मिस आफरीदी, डोंट वरी, हम आ गए हैं, आपको कुछ नहीं होगा, सुल्तान ने कहते हुए टॉर्च से इधर उधर देखा तो वो उसे एक जगह दीवार से के सहारे लगी रोती बिलखती कपकपाती नजर आई। सुल्तान भागता हुआ इस तक पहुंचा। मिस आफरीदी इसके पास बैठकर सुल्तान ने इसे पुकारा। वो बेतहाशा रो रही थी, इसका पूरा वजूद ज़लज़लों की ज़द में था। मिस आफरीदी, सुल्तान को इसकी हालत से डर लगा। इसने आहिस्ता से इसके सर पर हाथ रखा। अपने सर पर किसी कलम्स महसूस करते इसने चेहरा उठाकर सामने देखा। सामने से सुल्तान नजर आया। इसे देखते ही वो किसी बच्चे की तरह इसके सीने से जा लगी। मुझे डर लग रहा है, लाइट जलाएं। तो इसकी शर्ट को सीने से अपनी नाजुक मुट्ठियों में भींचे रोते हुए हिचकियों के दौरान कह रही थी, जबकि इसके इस तरह सीने से लगने पर सुल्तान खुद सा बैठा रह गया। जारी है। जी जनाब, कैसा लगा आपको आज के एपिसोड? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आखिर की एक दो गलतियों को नज़रअंदाज कीजिएगा, कई बार क्या यार रह जाती है मुझसे तो ठीक है। और बस अपना बहुत 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 ज़्यादा प्यार दीजिएगा। आज जो टारगेट दिया है उसे पूरा कीजिएगा, क्योंकि अब एपिसोड टारगेट के बाद ही आएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जब टारगेट पूरा हो जाएगा। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।